रेडियो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस काले दौर में जब इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु समझा जाता था। ये कहानी है अमेरिका की दास प्रथा की, जहां लाखों अफ्रीकी पुरुष, औरतें और बच्चे जंजीरों में बांधकर बेचे गए। खेतों और कारखानों में उनकी मेहनत से अमेरिका ने अपनी नींव मजबूत की, मगर बदले में उन्हें मिली केवल पीड़ा, अपमान और बंधन। आइए सुनते हैं कैसे शुरू हुई ये अमानवीय प्रथा, कैसे दासों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और कैसे गूंजी स्वतंत्रता की वो पुकार जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये है अमेरिका की दास प्रथा की दर्दनाक दास्तान। भाग 1, परिचय। सदियों पहले जब इंसान सभ्यता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था, उसी समय इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक भी जन्म ले रही थी, दास प्रथा। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि मानव इतिहास की आत्मा पर लिखा गया एक गहरा घाव है। आज हम यात्रा करेंगे उस अंधेरे दौर की, जहां लाखों अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को उनकी जमीन से उखाड़कर बेड़ियों में बांधकर समुद्र पार ले जाया गया, और वहां उन्हें इंसान नहीं बल्कि संपत्ति यानी गुलाम समझा गया। दास प्रथा की जड़ें। अमेरिका की दास प्रथा को समझने के लिए हमें 15वीं और 16वीं शताब्दी की ओर जाना होगा। उस समय यूरोप में औद्योगिक और कृषि विस्तार की भूख बढ़ रही थी। इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे देशों को नई धरती चाहिए थी, ऐसी धरती जो सोना, चांदी और फसलें दे सके। नई दुनिया अमेरिका उनके लिए एक अवसर लेकर आई। लेकिन समस्या ये थी कि इन विशाल खेतों और खदानों को काम करने के लिए श्रमिक कहाँ से आएं? शुरुआती दौर में यूरोप से कुछ मजदूर इंडेंचर्ड सर्वेंट्स के रूप में लाए गए, लेकिन ये संख्या कम थी और लंबे समय तक काम करवाने के लिहाज से पर्याप्त नहीं थी। तब यूरोपीय व्यापारियों ने अपनी नज़र अफ्रीका पर डाली। अफ्रीका से अमेरिका तक अफ्रीकी तटों से इंसानों का शिकार शुरू हुआ। गांवों पर हमला कर पुरुषों को बांधा गया, महिलाओं और बच्चों को घसीट कर जहाज़ों में ठूस दिया गया। ये यात्रा इतनी भयावह थी कि इसे आज मिडिल पैसेज कहा जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें भूख, बीमारी और हिंसा से लाखों लोग रास्ते में ही मर गए। कल्पना कीजिए, एक जहाज की तंग अंधेरी कोठरी में सैकड़ों लोग जंजीरों से जकड़े पड़े हैं। उनके पास हिलने तक की जगह नहीं। हवा में सड़न की बदबू, चीखें और सिसकियां गूंज रही हैं। ये था अमेरिका की दास प्रथा का आरंभिक दृश्य। अमेरिका में दासों की भूमिका। जब ये गुलाम अमेरिका पहुंचे तो उन्हें खेतों, खदानों और घरों में बांट दिया गया। धीरे धीरे अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था इन गुलामों की मेहनत पर टिकी। तंबाकू के खेत, वर्जीनिया में कपास के खेत, जॉर्जिया और मिसिसिपी में गन्ने के खेत, कैरिबियाई द्वीपों में हर जगह काले गुलामों की मेहनत झलकती थी। लेकिन ये मेहनत उनके लिए मौत की सजा जैसी थी। कड़ी धूप, लंबा काम और जरा सी गलती पर कोड़े। नैतिक विरोधाभास। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास था। अमेरिका के नेता आज़ादी और समानता की बातें करते थे। 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में लिखा गया, सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उन्हीं नेताओं के खेतों में हजारों गुलाम काम कर रहे थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रतीक बने, वे भी दास मालिक थे। ये विरोधाभास अमेरिका की आत्मा को बांटता रहा। दास प्रथा क्यों बनी रही? दास प्रथा सिर्फ एक सामाजिक या सांस्कृतिक बुराई नहीं थी, ये एक आर्थिक व्यवस्था बन चुकी थी। कपास और तंबाकू की खेती गुलामों के बिना संभव नहीं थी। यूरोप और अमेरिका की संपन्नता गुलामों की मेहनत पर खड़ी थी। दास व्यापार से जुड़ी कंपनियां और व्यापारी अपार लाभ कमा रहे थे। इसलिए चाहे नैतिकता कुछ भी कहे, सत्ता और धन ने दास प्रथा को बनाए रखा। आवाजें जो उठीं, लेकिन ये भी सच है कि गुलाम कभी पूरी तरह चुप नहीं रहे। उन्होंने गुपचुप तरीकों से प्रतिरोध किया, काम धीमा करना, भाग जाना या छोटे विद्रोह करना। साथ ही कुछ गोरे लोग और धार्मिक समूह भी दास प्रथा का विरोध करने लगे। लेकिन इस विरोध की शुरुआत धीरे धीरे हुई और इसे ताकतवर बनने में समय लगा। इस यात्रा की शुरुआत तो ये था वो परिदृश्य जिसमें अमेरिका की दास प्रथा ने जन्म लिया। आने वाले भागों में हम देखेंगे कि कैसे ये व्यवस्था फैलती गई,
कैसे लाखों इंसानों का जीवन इसमें पिस गया और कैसे अंततः इसका विरोध इतना प्रबल हुआ कि पूरा देश गृह युद्ध तक पहुंच गया। भाग 2। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक एक ऐसा व्यापार चला जिसने लाखों इंसानों की जिंदगियां निगल ली। इसे हम आज ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार कहते हैं। अफ्रीका के तट से अमेरिका तक फैला ये व्यापार सिर्फ सामान का नहीं था, ये व्यापार इंसानों का था। दास व्यापार की शुरुआत। यूरोप के जहाजी पहले सोना और मसालों की तलाश में अफ्रीका पहुंचे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अफ्रीका की धरती सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान चीज दे सकती है। श्रम। इंसानों को पकड़कर बेचना और उन्हें नई दुनिया के खेतों में झोंक देना यूरोपीय साम्राज्यों के लिए अपार मुनाफे का सौदा था। पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले अफ्रीका से दासों को लाए। फिर डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और स्पेनिश साम्राज्य इसमें शामिल हो गए। जल्द ही ये व्यापार एक विशाल त्रिकोणीय व्यापार का हिस्सा बन गया। त्रिकोणीय व्यापार। इस व्यापार को त्रिकोणीय कहा गया क्योंकि ये 3 महाद्वीपों को जोड़ता था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। यूरोप से अफ्रीका। जहाज, बंदूकें, शराब, कपड़ा और लोहे का सामान लेकर अफ्रीकी तट पर आते। अफ्रीका से अमेरिका। बदले में अफ्रीकी राजाओं और व्यापारियों से इंसान खरीदे जाते, युवा पुरुष, महिलाएं और बच्चे। इन्हें बेड़ियों में बांधकर जहाज़ों में भर दिया जाता। अमेरिका से यूरोप। दासों की मेहनत से पैदा हुई चीज़ें, कपास, चीनी, तंबाकू, कॉफ़ी, यूरोप लौटाई जाती। इस तरह एक त्रिकोण पूरा होता और अगली यात्रा शुरू हो जाती। दास पकड़ने की प्रक्रिया। अफ्रीका के गांवों पर अचानक हमले होते। रात के अंधेरे में हथियारबंद लोग घेर लेते। पुरुषों को बांधकर घसीटा जाता, महिलाओं और बच्चों को बेहोश करके ले जाया जाता। कई बार अफ्रीकी सरदार खुद ही दुश्मन कबीलों के लोगों को यूरोपीय व्यापारियों को बेच देते। इन पकड़े गए लोगों को तट पर बने स्लेव फोर्ट्स या कैसल में रखा जाता था, जैसे एल्मीना कैसल, घाना। यहाँ उन्हें बंद कमरों में ठूस दिया जाता। बीमारी, भूख और दुर्गंध से कई मर जाते, लेकिन व्यापारी के लिए ये स्वाभाविक हानि थी। मिडिल पैसेज, मौत की यात्रा। अब शुरू होती थी असली भयावहता। मिडिल पैसेज यानी अटलांटिक महासागर की पार यात्रा। जहाज के अंधेरे तहखानों में सैकड़ों गुलामों को बेड़ियों से जकड़कर ठूंस दिया जाता। हर इंसान को लेटने के लिए सिर्फ आधा मीटर जगह मिलती। हवा कम, बदबू असहनीय, बीमारियां फैलती और कभी-कभी एक ही जहाज में 15-20% लोग मर जाते। मृत शरीरों को समुद्र में फेंक दिया जाता। कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए हजारों अफ्रीकी शव। इतिहासकार मानते हैं कि करीब 1.2 करोड़ अफ्रीकी अमेरिका लाए गए, लेकिन रास्ते में लगभग 20 लाख लोग मौत के शिकार हो गए। अमानवीयता की मिसाल। कई बार विद्रोह करने की कोशिश भी हुई। कुछ जहाज़ों पर गुलामों ने बगावत की, लेकिन अधिकतर को बेरहमी से दबा दिया गया। व्यापारी इन्हें माल समझते थे और उनके लिए एक इंसान सिर्फ एक नंबर था। एक यूरोपीय व्यापारी की डायरी में दर्ज है, यदि बीमार गुलाम जहाज के बोझ को बढ़ाता है तो बेहतर है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। बीमा कंपनी उसका पैसा दे देगी। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि उस समय इंसान की कीमत सिर्फ एक बीमा दावे जितनी रह गई थी। अमेरिका पहुंचना। जब जहाज अमेरिका के तट पर पहुंचता तो गुलामों को बाजार में नीलाम किया जाता। उन्हें मंच पर खड़ा किया जाता, दांत, मांसपेशियां और ताकत परखा जाता। जैसे जानवर खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे ही इंसानों की बोलियां लगती। एक स्वस्थ नौजवान पुरुष सबसे महंगा बिकता, महिलाएं और बच्चे अलग दाम पर। परिवार टूट जाते, बेटी किसी और के पास, माँ किसी और मालिक के पास। व्यापार का पैमाना। इतिहासकारों का अनुमान है 16वीं से 19वीं सदी के बीच लगभग 1.2 से 1.3 करोड़ अफ्रीकी जबरन अमेरिका ले जाए गए। इनमें से करीब 50 लाख ब्राज़ील, 40 लाख कैरिबियाई द्वीपों और लगभग 12 से 15 लाख उत्तर अमेरिका पहुंचे। बाकी रास्ते में मर गए या अलग जगहों पर बिखर गए। ये संख्या सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों टूटी हुई कहानियां, चीखें और सपनों का अंत हैं। यूरोप की समृद्धि, अफ्रीका की बर्बादी। दास व्यापार ने यूरोप को अमीर बनाया। लंदन, लिवरपूल, एम्स्टर्डम जैसे शहरों की इमारतें, बंदरगाह और बैंक गुलामों के खून पसीने से बने। वहीं अफ्रीका के समाज टूट गए।
गांव खाली हो गए, युद्ध बढ़े, संस्कृति बिखर गई। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार सिर्फ आर्थिक व्यवस्था नहीं था, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा संगठित अपराध था। इसमें लाखों लोग बेड़ियों में जकड़े गए, करोड़ों जीवन बर्बाद हुए। भाग 3, बागान व्यवस्था और दासों का जीवन। कल्पना कीजिए एक विशाल खेत की। चारों ओर कपास के पौधों की कतारें हैं। तपती धूप सिर पर बरस रही है। सैकड़ों लोग झुके हुए हैं, उनकी पीठ पसीने से भीगी है, उनके हाथ कांटों से लहूलुहान हैं, और उनके ऊपर खड़ा है मालिक का निगरानी, हाथ में चमड़े का कोड़ा। ये दृश्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों की बागान व्यवस्था का है, जहां दास प्रथा अपने सबसे क्रूर रूप में दिखाई देती थी। बागान व्यवस्था, प्लांटेशन सिस्टम। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों जैसे वर्जीनिया, जॉर्जिया, मिसिसिपी, अल्बामा, कैरोलिना आदि में बड़े बड़े बागान बने। इन बागानों में कपास, तंबाकू, गन्ना, चावल जैसी नकदी फसलें उगाई जातीं। ये फसलें यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बहुत मुनाफा देतीं। इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ थे अफ्रीकी दास। मालिक बागान के मालिकाना हक रखते थे और दासों को जीवित संपत्ति मानते थे। कानून भी यही कहता था कि दास इंसान नहीं बल्कि प्रॉपर्टी हैं। दासों का दैनिक जीवन। सुबह की पहली किरण के साथ ही गुलामों की मेहनत शुरू हो जाती। सूरज निकलने से पहले उन्हें लाइन में खड़ा किया जाता, काम बांटा जाता। किसे कपास चुनना है, किसे मिट्टी जोतनी है, किसे घोड़े या गाड़ी संभालनी है। दिन भर 14 से 16 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता। गर्मी, ठंड, बारिश, कुछ भी छुट्टी का कारण नहीं होता। अगर कोई थककर रुक जाए या बीमार पड़ जाए तो उसके शरीर पर कोड़े बरसते। सजाएं और भय। मालिक और उसके गार्ड दासों पर सख्त नजर रखते। जरा सी गलती पर कोड़े से पीटा जाता। भागने की कोशिश करने पर लोहे की जंजीरें, हथकड़ियां या कभी-कभी कान या नाक काट दी जाती। सार्वजनिक रूप से सजा देकर बाकी दासों में डर पैदा किया जाता। ये क्रूरता सिर्फ शारीरिक नहीं थी बल्कि मानसिक भी थी। मालिक जानबूझकर परिवारों को तोड़ देता, माँ को किसी और बागान में बेच देता, बच्चे को अलग कर देता। दासों के घर और भोजन। दासों को छोटे छोटे झोंपड़ों में रखा जाता। ये झोंपड़े मिट्टी और लकड़ी के बने होते, छत घास फूस की। ना तो आराम की व्यवस्था होती, ना ही सफाई। भोजन बहुत साधारण और अपर्याप्त होता। मकई का आटा, आलू, थोड़ी सब्जियां, कभी कभी थोड़ा मांस दिया जाता, लेकिन वो भी मालिक की मर्जी पर। इस कुपोषण और थकावट से बीमारियां फैलती और जीवन छोटा हो जाता। बच्चों और महिलाओं की स्थिति। बच्चे पैदा होते ही दास माने जाते। उन्हें बचपन से ही छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता। महिलाएं खेतों में भी काम करती और घरों में भी। अक्सर मालिक और गार्ड उनका यौन शोषण करते। कई बार बच्चे अपने ही मालिक के खून से पैदा होते, लेकिन वे भी दास ही रहते। निगरानी और ओवरसियर। बागान मालिक अपने लिए ओवरसियर रखते थे, यानी निगरानी करने वाले गार्ड। ये सबसे निर्दयी होते। इनका काम था दासों को डर और हिंसा से काम करवाना। अगर उत्पादन कम होता तो मालिक ओवरसियर को दोष देता और ओवरसियर अपनी खीज दासों पर उतारता। दासों की संस्कृति और आत्मा की जंग। लेकिन इतनी अमानवीयता के बीच भी दासों ने अपनी संस्कृति, संगीत और विश्वास को जिंदा रखा। वे रात में गुप्त रूप से गाते स्पिरिचुअल्स। ये गीत उनके दुख, उनकी आशा और उनके प्रतिरोध की भाषा थे। ड्रम और ताल वाद्य उनके संगीत का आधार थे, जिन्हें कई बार मालिकों ने प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि वे विद्रोह का संकेत बन सकते थे। धर्म भी उनका सहारा बना। अफ्रीकी परंपराएं और ईसाई धर्म का मिश्रण बनकर एक नई आध्यात्मिकता पैदा हुई, जिसने उन्हें सहने और सपने देखने की ताकत दी। फील्ड स्लेव्स और हाउस स्लेव्स। दासों को 2 वर्गों में बांटा जाता। फील्ड स्लेव्स, खेतों में काम करने वाले, ये सबसे कठिन और अपमानजनक जीवन जीते। हाउस स्लेव्स, मालिक के घर में काम करने वाले, इन्हें थोड़ा अच्छा खाना और कपड़ा मिलता, लेकिन यहाँ भी वे मालिक और उसके परिवार के अत्याचार झेलते। प्रतिरोध और छोटे विद्रोह। हालांकि डर और हिंसा बहुत थी, फिर भी दासों ने पूरी तरह हार नहीं मानी। कुछ लोग काम धीमा कर देते, कुछ उपकरण तोड़ देते, कुछ रात में भागने की कोशिश करते। कई बार छोटे स्तर पर विद्रोह भी हुए, जिनमें दासों ने हथियार उठाए। इन विद्रोहों को अक्सर बेरहमी से कुचल दिया जाता,
लेकिन उन्होंने दास प्रथा की नींव को हिला दिया। बागान मालिकों का जीवन बनाम दासों का जीवन। विडंबना ये थी कि बागान मालिक ऐशो आराम से रहते, बड़े घर, शानदार कपड़े, महंगा खाना, और वही ऐशो आराम उन्हीं दासों की हड्डियों और पसीने से बना था जो झोपड़ियों में भूखे जी रहे थे। अमेरिका की बागान व्यवस्था दास प्रथा का सबसे ठोस चेहरा थी। ये वो जगह थी जहां इंसानों की आज़ादी, उनके सपनों और उनकी पहचान को छीन लिया गया। लेकिन इन्हीं खेतों में कोलों की आवाज़ के बीच गीत भी जन्म लेते थे, आशा के गीत, विद्रोह के गीत, और यही गीत आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की गूंज बने। भाग 4। धर्म, कानून और राजनीति। दास प्रथा सिर्फ खेतों और बागानों तक सीमित नहीं थी, ये अमेरिका के दिल और दिमाग तक फैली थी। धर्म ने इसे ईश्वर की इच्छा बताने की कोशिश की, कानून ने इसे वैध ठहराया, और राजनीति ने इसे सत्ता और मुनाफे का साधन बना दिया। ये अध्याय है धर्म, कानून और राजनीति का वो अंधेरा गठजोड़ जिसने लाखों इंसानों की जंजीरों को और कस दिया। धर्म और दास प्रथा। अमेरिका का समाज गहराई से धार्मिक था। कई चर्च और पादरी ये प्रचार करते थे कि दास प्रथा ईश्वर की योजना है। बाइबल की कुछ आयतों का हवाला दिया जाता, जैसे नूह के पुत्र हाम का शाप, जिसे काले लोगों की गुलामी से जोड़ा गया। पादरी कहते गुलामों को अपने मालिक की आज्ञा माननी चाहिए क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है। लेकिन दूसरी ओर कुछ धार्मिक समूह, विशेषकर क्वेकर्स, दास प्रथा के सख्त विरोधी बने। वे कहते थे कि सभी इंसान ईश्वर की नज़रों में बराबर हैं। इस तरह धर्म दास प्रथा का औजार भी बना और विरोध का हथियार भी। कानून और दास प्रथा। कानून ने दास प्रथा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। स्लेव कोड्स, हर राज्य ने अपने अपने दास कानून बनाए। इन कानूनों के अनुसार दास संपत्ति है, इंसान नहीं। दास पढ़ लिख नहीं सकते। दासों को यात्रा करने या इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। किसी दास का विद्रोह करना या भागना मौत की सजा तक दे सकता है। इन कानूनों ने दासों की जिंदगी को पूरी तरह से मालिक की दया पर छोड़ दिया। 2. फ्यूजिटिव स्लेव लॉज। अगर कोई गुलाम भागकर उत्तरी राज्यों में चला जाए तो भी वो आज़ाद नहीं होता। मालिक या उसके एजेंट उसे पकड़कर वापस ले जा सकते थे। यहाँ तक कि जो लोग भागे हुए दासों की मदद करते, उन्हें भी सजा दी जाती। इससे दासों के लिए आज़ादी की राह और कठिन हो गई। 3. ड्रेड स्कॉट केस, 1857। ये सुप्रीम कोर्ट का मशहूर फैसला था। ड्रेड स्कॉट नामक एक गुलाम ने कहा कि वो आज़ाद है क्योंकि वो एक ऐसे राज्य में गया था जहाँ दास प्रथा वैध नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाया, दास कभी नागरिक नहीं हो सकते, उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, मालिक की संपत्ति हर जगह वैध मानी जाएगी। ये फैसला अमेरिका की न्याय व्यवस्था पर काला धब्बा था। राजनीति और दास प्रथा। दास प्रथा अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी। संविधान और दास प्रथा। 1787 में जब अमेरिकी संविधान बना, तब दास प्रथा को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। इसके बजाय समझौते किए गए। उदाहरण 3/5 कॉम्प्रोमाइज़। हर दास को जनगणना में इंसान का सिर्फ तीसरा या पांचवा हिस्सा माना जाएगा। इससे दक्षिणी राज्यों को राजनीतिक फायदा मिला क्योंकि उनकी आबादी गिनी गई, लेकिन दासों को वोट का अधिकार नहीं था। उत्तर बनाम दक्षिण। उत्तरी राज्य धीरे धीरे दास प्रथा से दूर हो रहे थे। वे औद्योगिक थे और मजदूरी पर काम करवाते थे। दक्षिणी राज्य बागान व्यवस्था पर निर्भर थे, इसलिए दास प्रथा उनकी अर्थव्यवस्था और पहचान का हिस्सा थी। यही विभाजन राजनीति को तोड़ रहा था। नए राज्यों का सवाल। जब भी अमेरिका में कोई नया राज्य जुड़ता तो सवाल उठता, क्या वहां दास प्रथा होगी या नहीं? मिसौरी समझौता 1820, कंसास नेब्रास्का एक्ट 1854, इन सब ने राजनीति को और जटिल बना दिया। नेताओं और बहसें। कुछ नेता जैसे अब्राहम लिंकन कहते थे, एक घर आधा गुलाम और आधा आज़ाद होकर खड़ा नहीं रह सकता। वहीं दक्षिणी नेता कहते, दास प्रथा हमारी आज़ादी और हमारी संपत्ति का अधिकार है। इस बहस ने अमेरिकी राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, उत्तर और दक्षिण। दास प्रथा का औचित्य। दक्षिणी बागान मालिक दास प्रथा को सभ्यता बताकर सही ठहराते। वे कहते, काले लोग हमारी देखभाल में सुरक्षित हैं,
अगर वे आज़ाद होंगे तो भूखों मरेंगे। वे दावा करते कि गुलाम खुश हैं क्योंकि उन्हें काम और खाना मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये खुशी मालिक के कोड़ों और जंजीरों से मजबूर कराई जाती थी। धर्म ने इसे ईश्वर की इच्छा कहा, कानून ने इसे वैध संपत्ति बताया और राजनीति ने इसे सत्ता का आधार बना लिया। इस तिहरे गठजोड़ ने दास प्रथा को अमेरिकी समाज में गहरी जड़ें दी, लेकिन साथ ही विरोध की आवाज़ें भी उठ रही थीं, चर्च के भीतर से, अदालतों के बाहर से और राजनीति के मंचों से। ये आवाज़ें धीरे धीरे तूफान बनने वाली थीं। भाग 5, प्रतिरोध और विद्रोह। दास प्रथा ने लाखों इंसानों को जकड़ रखा था, लेकिन इंसान की आत्मा कभी पूरी तरह गुलाम नहीं हो सकती। जंजीरों के बीच भी एक चिंगारी रहती है, आज़ादी की। छिपा हुआ प्रतिरोध, हिडन रेजिस्टेंस। हर गुलाम सीधे विद्रोह नहीं कर सकता था, क्योंकि कोड़े और मौत हमेशा सामने खड़े रहते, लेकिन उन्होंने चुपचाप विरोध किया। खेतों में काम धीरे करना, औजार तोड़ देना, मालिक के आदेश में छोटी छोटी गलती करना, बीमार होने का बहाना करना। ये छोटे कदम मालिक को आर्थिक नुकसान पहुंचाते और ये संदेश देते कि गुलामी सिर्फ शरीर की थी, आत्मा की नहीं। भागने की कोशिशें। कई दास रात के अंधेरे में भागने की कोशिश करते, कुछ जंगलों और दलदलों में छिप जाते, कुछ उत्तर की ओर भागते जहां दास प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कई पकड़े जाते और कठोर सजा भुगतते, लेकिन जो सफल हुए वे दूसरों के लिए उम्मीद बन गए। भूमिगत रेल मार्ग, अंडरग्राउंड रेल रोड, ये आज़ादी की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है। अंडरग्राउंड रेल रोड असली रेल नहीं थी, बल्कि गुप्त रास्तों और सुरक्षित ठिकानों का जाल थी। इसमें गोरे और काले दोनों लोग शामिल थे। गुलामों को रात में छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता, जैसे ट्रेन का डिब्बा स्टेशन से स्टेशन तक जाता है। इन ठिकानों को स्टेशन कहा जाता और मददगारों को कंडक्टर। हैरियट टबमैन। इस रेलमार्ग की सबसे मशहूर नायिका थी हैरियट टबमैन। वे खुद गुलाम थीं, भागकर आज़ाद हुईं, लेकिन उन्होंने बार बार दक्षिण लौटकर सैकड़ों गुलामों को भागने में मदद की। लोग उन्हें मोजेस ऑफ हियर पीपल कहते थे। उनका नारा था, मुझे आज़ादी चाहिए या मौत। छोटे बड़े विद्रोह। दासों ने सिर्फ भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई बार हथियार उठाए। स्टोनो विद्रोह 1739 साउथ कैरोलिना। लगभग 20 गुलामों ने हथियार उठाए और सफ़ेद लोगों पर हमला किया। धीरे धीरे उनकी संख्या 100 तक पहुंची, लेकिन अंततः ये विद्रोह दबा दिया गया और कई गुलामों को फांसी दी गई। गैब्रियल का विद्रोह 1800 वर्जीनिया। एक लोहार गैब्रियल ने सैकड़ों गुलामों को इकट्ठा कर बगावत की योजना बनाई, लेकिन योजना फूट गई और विद्रोह शुरू होने से पहले ही कुचल दिया गया। नाट टर्नर का विद्रोह 1831 वर्जीनिया। ये सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था। नाट टर्नर एक धार्मिक और करिश्माई गुलाम थे। उन्होंने सपनों और दृष्टियों को ईश्वर का संदेश माना और विद्रोह का आह्वान किया। उनके साथियों ने लगभग 60 गोरे लोगों की हत्या की। अंततः विद्रोह दबा दिया गया और नाट टर्नर को फांसी दी गई, लेकिन इस विद्रोह ने पूरे दक्षिण को हिला दिया और मालिकों के दिलों में डर भर दिया। संस्कृति के माध्यम से प्रतिरोध। गुलामों ने अपनी संस्कृति को भी प्रतिरोध का हथियार बनाया। गीतों में आज़ादी की बातें छुपी होती, कुछ गीत गुप्त संकेत होते, जैसे किस दिशा में भागना है। नृत्य और धर्म ने उन्हें मानसिक आज़ादी दी। सहयोगी और दास प्रथा विरोधी आंदोलन, एबोलिशनिस्ट्स। दासों के विद्रोह के साथ साथ बाहर से भी मदद आई। फ्रेडरिक डगलस, भागे हुए गुलाम जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और दास प्रथा की सच्चाई दुनिया को दिखाई। सोजर्नर ट्रुथ, महिला कार्यकर्ता जिन्होंने महिलाओं और दासों दोनों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। विलियम लॉयड गैरिसन, गोरे कार्यकर्ता जिन्होंने द लिबरेटर नामक अखबार से दास प्रथा विरोधी अभियान चलाया। ये आवाज़ें और विद्रोह धीरे धीरे मिलकर एक लहर बन गए। मालिकों का डर और प्रतिक्रिया। हर विद्रोह और हर भागने की कोशिश ने मालिकों को और क्रूर बना दिया। दास कानून और कठोर किए गए, निगरानी बढ़ाई गई, पढ़ाई और लिखाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया,
लेकिन जितनी जंजीरें कसी गईं, उतनी ही आज़ादी की प्यास और गहरी होती गई। प्रतिरोध हमेशा होता रहा, कभी धीमे, कभी तेज, कभी गीतों में, कभी भागने की कोशिशों में, कभी खुले विद्रोह में। दासों ने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता। इन प्रतिरोधों ने ही वो आग तैयार की जो अंततः गृहयुद्ध में भड़क उठी। भाग 6, गृहयुद्ध और मुक्ति। 1850 के दशक के अंत तक अमेरिका दो हिस्सों में बंट चुका था। उत्तर में औद्योगिक राज्य थे जहां दास प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। दक्षिण में विशाल बागान थे जो दासों की मेहनत पर खड़े थे। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। ये तनाव अंततः एक भयंकर युद्ध में बदल गया, अमेरिकी गृहयुद्ध। ये युद्ध सिर्फ राजनीति का संघर्ष नहीं था, ये इंसानियत की आत्मा के लिए लड़ा गया युद्ध था। तनाव की जड़ें। उत्तर कहता था, दास प्रथा अमानवीय है और नए राज्यों में इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। दक्षिण कहता था, दास प्रथा हमारी अर्थव्यवस्था और जीवनशैली का आधार है, इसे छीनना हमारी आज़ादी छीनना है। जब भी अमेरिका में नया राज्य जुड़ता, ये विवाद उठता, क्या वो मुक्त राज्य होगा या गुलाम राज्य। अब्राहम लिंकन का उदय। 1860 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने गए। वे कहते थे, अमेरिका आधा गुलाम और आधा मुक्त होकर नहीं टिक सकता। उन्होंने दास प्रथा को तुरंत समाप्त करने का वादा नहीं किया, लेकिन उसके विस्तार को रोकने की बात कही। ये बात दक्षिणी राज्यों को असहनीय लगी। दक्षिण का अलग होना। लिंकन के चुनाव के तुरंत बाद दक्षिण कैरोलिना ने अमेरिका से अलग होने की घोषणा कर दी। उसके बाद मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास समेत 11 राज्य अलग हो गए। उन्होंने मिलकर कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका नामक नया देश बना लिया। राष्ट्रपति बने जेफरसन डेविस। युद्ध की शुरुआत। अप्रैल 1861 में दक्षिणी सेना ने फोर्ट सैम्टर पर हमला किया। यहीं से गृहयुद्ध शुरू हुआ। उत्तर और दक्षिण दोनों ने अपनी सेनाएं जुटा ली। ये युद्ध 4 साल चला और लगभग 6 लाख से अधिक लोगों की जान ले गया। दासों की भूमिका। युद्ध में दास खुद एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। दक्षिण में लाखों दास खेतों और बागानों में काम करते रहे, जिससे कन्फेडरेट को सहारा मिला। लेकिन जैसे जैसे उत्तर की सेना दक्षिण में घुसी, दास भागकर उत्तरी सेना में शामिल होने लगे। हजारों पूर्व गुलाम सैनिक बने और आज़ादी के लिए लड़े। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति की घोषणा। 1 जनवरी 1863 को राष्ट्रपति लिंकन ने ऐतिहासिक घोषणा की, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इसमें कहा गया, जो राज्य विद्रोह में है, वहां के सभी गुलाम आज से और हमेशा के लिए आज़ाद होंगे। ये घोषणा प्रतीकात्मक थी क्योंकि कन्फेडरेट राज्यों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इसका असर गहरा था। युद्ध अब सिर्फ संघ को बचाने का नहीं, बल्कि गुलामी खत्म करने का बन गया। हजारों गुलाम उत्तरी सेना में भर्ती हुए। यूरोप ने भी कॉन्फेडरेट का समर्थन करना छोड़ दिया। युद्ध के निर्णायक मोड़। गेटिसबर्ग की लड़ाई 1863। उत्तर ने निर्णायक जीत दर्ज की। लिंकन का मशहूर गेटिसबर्ग एड्रेस भाषण। लोकतंत्र की ये सरकार जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए, धरती से कभी ना मिटे। धीरे धीरे उत्तरी सेना ने बढ़त बनाई। कॉन्फेडरेट की हार। 1865 में उत्तरी सेनाओं ने रिचमंड, कॉन्फेडरेट की राजधानी, पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1865 में जनरल रॉबर्ट ई ली ने एपोमैटॉक्स कोर्ट हाउस में आत्मसमर्पण किया। गृहयुद्ध समाप्त हो गया। 13वां संशोधन। युद्ध खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1865 में अमेरिकी संविधान में 13वां संशोधन पारित हुआ। इसमें स्पष्ट कहा गया, अमेरिका में कहीं भी दास प्रथा या जबरन मजदूरी नहीं होगी। लाखों गुलाम कानूनी रूप से आज़ाद घोषित किए गए। लिंकन की शहादत। दुर्भाग्य से आज़ादी की ये जीत पूरी तरह जश्न में नहीं बदल सकी। अप्रैल 1865 में युद्ध खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति लिंकन की हत्या कर दी गई। वे दासों के मुक्तिदाता बने, लेकिन अपनी आंखों से उनके भविष्य का संघर्ष नहीं देख पाए। मुक्ति के बाद का पहला अनुभव। आज़ाद हुए गुलामों की हालत मिश्रित थी। खुशी थी कि जंजीरें टूटी, लेकिन साथ ही सवाल था, अब कहाँ जाएं, क्या करें?
उनके पास जमीन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, पैसे नहीं थे। कई लोग उसी जमीन पर मजदूर बन गए जहां वे पहले गुलाम थे। गृह युद्ध ने अमेरिका की आत्मा को हिला दिया। ये युद्ध सिर्फ उत्तर और दक्षिण के बीच नहीं था, बल्कि इंसानियत और अमानवीयता के बीच था। लिंकन की घोषणा और 13वें संशोधन ने दास प्रथा को खत्म कर दिया, लेकिन असली सवाल यही था, क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ जंजीरें तोड़ना है या फिर बराबरी और सम्मान भी? भाग 7, मुक्ति के बाद की चुनौतियां। 1865 दास प्रथा कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी थी। लाखों इंसान पहली बार खुद को आज़ाद कह सकते थे, लेकिन आज़ादी हमेशा आसान नहीं होती। गुलामी से निकलना एक बात थी, लेकिन बराबरी और सम्मान की जिंदगी पाना दूसरी। इस भाग में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज़ादी का पहला स्वाद। गुलाम अपने मालिकों के बंधन से निकलकर पहली बार खुले में सांस ले रहे थे। कुछ ने अपने बागानों को छोड़ दिया और अपने खोए परिवारों को खोजने निकल पड़े। शादी के बंधन, जिन्हें गुलामी में मान्यता नहीं थी, अब कानूनी रूप से पंजीकृत हुए। चर्च और स्कूल बनने लगे, क्योंकि शिक्षा और विश्वास आज़ादी का प्रतीक थे। लेकिन साथ ही बड़ी चुनौतियां सामने थीं। आर्थिक संघर्ष। अधिकांश आज़ाद हुए गुलामों के पास जमीन, धन या साधन नहीं थे। वे उसी जमीन पर शेयर क्रॉपर्स बन गए, जहां वे खेती तो करते थे, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा मालिक ले जाता था। ये व्यवस्था गुलामी जैसी ही लगती थी, बस नाम बदल गया था। गरीबी ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पीछा किया। शिक्षा और फ्रीडमेन ब्यूरो। अमेरिकी सरकार ने 1865 में फ्रीडमेन्स ब्यूरो बनाया। इसका मकसद था पूर्व गुलामों को शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी में मदद देना। हजारों स्कूल खुले और पहली बार काले बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन संसाधन सीमित थे और सफेद विरोधी समूह अक्सर स्कूलों को जला देते थे। राजनीतिक अधिकार और उम्मीदें। गृह युद्ध के बाद 14वां और 15वां संशोधन आया। 14वें ने काले लोगों को नागरिकता और समान अधिकार दिए। 15वें ने उन्हें वोट देने का अधिकार दिया। कुछ वर्षों तक अफ्रीकी अमेरिकी नेता संसद और सेनेट तक पहुंचे। ये एक नई सुबह जैसा लगा। नस्लीय हिंसा और श्वेत वर्चस्व। लेकिन हर आज़ादी का सामना विरोध से होता है। दक्षिण में गोरे मालिकों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। कू क्लक्स क्लैन, केकेके जैसे संगठन बने जो काले लोगों को आतंकित करते थे। जलती हुई मशालें, घरों पर हमले, भीड़ द्वारा फांसी, लिंचिंग, ये सब आम हो गए। संदेश साफ था, तुम कानूनी रूप से आज़ाद हो सकते हो, लेकिन हमारे बराबर नहीं हो सकते। ब्लैक कोड्स और जिम क्रो कानून। दक्षिणी राज्यों ने ब्लैक कोड्स नामक कानून बनाए। इनसे काले लोगों की आवाजाही, नौकरी और स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई गईं। बाद में जिम क्रो कानून आए, जिन्होंने नस्लीय अलगाव सेग्रीगेशन को वैध बना दिया। स्कूल, बस, ट्रेन, होटल, हर जगह सिर्फ गोरे और सिर्फ रंगीन के बोर्ड लग गए। कानूनी रूप से आज़ाद लोग सामाजिक रूप से फिर कैद कर दिए गए। परिवार और पहचान की खोज। गुलामी ने परिवारों को तोड़ दिया था। आज़ादी के बाद लोग अपने बिछड़े हुए माता पिता, भाई बहनों और बच्चों को खोजने लगे। अखबारों में विज्ञापन छपते, मैं अपने पति और पत्नी को ढूंढ रही हूं, जिसे 10 साल पहले बेचा गया था। कई परिवार कभी नहीं मिल पाए, लेकिन खोजने की ये कोशिश ही इंसानी आत्मा की ताकत को दिखाती थी। संस्कृति और आत्मा की ताकत। अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय ने संगीत, प्रार्थना और परंपराओं से खुद को मजबूत किया। स्पिरिचुअल्स और गॉस्पेल गीत आज़ादी और उम्मीद का प्रतीक बने। चर्च न सिर्फ आस्था का स्थान था, बल्कि सामाजिक संगठन का भी केंद्र। धीरे धीरे साहित्य, कला और अखबारों में उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। कड़वा सच। आज़ादी का मतलब जंजीरें टूटना था, लेकिन समाज ने नई दीवारें खड़ी कर दीं। गरीबी, हिंसा और भेदभाव ने गुलामी के घावों को गहरा बनाए रखा। फिर भी उम्मीद की लौ बुझी नहीं। मुक्ति के बाद अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय ने आज़ादी का स्वाद चखा, लेकिन साथ ही नए संघर्षों का सामना किया। कानून में आज़ादी थी, लेकिन दिलों और समाज में नहीं। असली बराबरी की लड़ाई अभी बाकी थी। 20वीं सदी में ये संघर्ष कैसे आगे बढ़ा?
कैसे नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट ने नई क्रांति की शुरुआत की। भाग 8 दास प्रथा की विरासत। 1865 में दास प्रथा खत्म हो गई थी, लेकिन सवाल ये था, क्या जंजीरों का टूटना ही काफ़ी है या असली आज़ादी बराबरी, सम्मान और अवसरों के साथ आती है? आज़ादी के बाद भी अमेरिका में दास प्रथा की विरासत गहरी जड़ों के साथ जीवित रही। गुलामी का असर कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहा और आज भी समाज को प्रभावित करता है। आर्थिक विरासत। गुलामों की सैकड़ों साल की मेहनत से अमेरिका की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई थी। कपास और तंबाकू का व्यापार पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन आज़ाद हुए दासों को इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला। न जमीन, न शिक्षा, न पूंजी, कुछ भी उनके पास नहीं था। इस आर्थिक असमानता की वजह से गरीबी और पिछड़ापन अफ्रीकी अमेरिकी समाज में गहरा बैठ गया। सामाजिक और नस्लीय भेदभाव। गुलामी के बाद भी अफ्रीकी अमेरिकी लोग समाज में बराबरी नहीं पा सके। जिम क्रो कानून ने उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। रेस्तरां, स्कूल, ट्रेन, चर्च, हर जगह अलग व्यवस्था थी। गोरे और काले एक ही देश में रहते थे, लेकिन दो अलग अलग दुनिया में। हिंसा और आतंक। कू क्लक्स क्लैन जैसे संगठन नस्लीय आतंक का प्रतीक बन गए। भीड़ द्वारा फांसी, लिंचिंग आम बात थी। हजारों निर्दोष अफ्रीकी अमेरिकियों को केवल उनकी त्वचा के रंग की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। ये डर और असुरक्षक कई दशकों तक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा। राजनीतिक प्रभाव। कुछ समय के लिए अफ्रीकी अमेरिकियों को राजनीति में हिस्सा मिला, लेकिन धीरे धीरे ये छीन लिया गया। दक्षिणी राज्यों ने चुनावों में पाबंदियां लगाईं, जैसे पढ़ने लिखने की परीक्षा या टैक्स, जिन्हें गरीब काले लोग पूरा नहीं कर सकते थे। इस तरह वोट देने का अधिकार केवल कागज पर रह गया। संस्कृति और संगीत की शक्ति। गुलामी की पीड़ा से निकला संगीत, स्पिरिचुअल्स, ब्लूज, जैज और गॉस्पेल ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये संगीत दुख का इतिहास था, लेकिन साथ ही उम्मीद और आत्मा की ताकत का प्रतीक भी। साहित्य, कला और लोक कथाओं में भी दास प्रथा की यादें जीवित रहीं। आधुनिक अमेरिका पर असर। दास प्रथा के कारण बनी आर्थिक और सामाजिक असमानता आज भी अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय को प्रभावित करती है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में अंतर साफ दिखता है। पुलिस की हिंसा और नस्लीय प्रोफाइलिंग की घटनाएं आज भी ये दिखाती हैं कि भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन दास प्रथा की उस लंबी विरासत के खिलाफ आवाज है। मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव। गुलामी ने पीढ़ियों तक आत्मसम्मान और पहचान को प्रभावित किया। दासों को सिखाया गया था कि वे नीच और कमजोर हैं। आज़ादी के बाद भी ये मानसिकता तोड़ने में लंबा समय लगा, लेकिन संघर्ष और संस्कृति ने धीरे धीरे नई पहचान गढ़ी, गौरव और आत्मसम्मान की पहचान। दुनिया के लिए सबक। अमेरिकी दास प्रथा केवल अमेरिका की कहानी नहीं है, ये दुनिया के लिए चेतावनी है। इंसान जब इंसान को वस्तु बना देता है तो सभ्यता की आत्मा टूट जाती है, लेकिन ये कहानी उम्मीद की भी है। कैसे लोग अमानवीयता से उठकर इंसानियत और आज़ादी के प्रतीक बने। दास प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी परछाई अब भी मौजूद है। ये परछाई याद दिलाती है कि आज़ादी केवल कानून से नहीं मिलती, उसे समाज के दिलों और आत्माओं में भी जगह देनी होती है। भाग 9 प्रेरक कहानियाँ। इतिहास केवल घटनाओं से नहीं बनता, इतिहास इंसानों से बनता है। उनसे जो दर्द सहते हैं, संघर्ष करते हैं और हार न मानने का साहस दिखाते हैं। दास प्रथा के अंधेरे दौर में भी कुछ आत्माएं ऐसी थीं जो मशाल बनकर जल उठीं। इस भाग में हम उन्हीं प्रेरक हस्तियों की कहानियां सुनेंगे। फ्रेडरिक डगलस, हैरियट टबमैन, सोजर्नर ट्रुथ और अन्य नायकों की। फ्रेडरिक डगलस, शब्दों की ताकत। जन्म 1818, मैरीलैंड में गुलामी में। बचपन में ही माँ से अलग कर दिया गया। पढ़ना लिखना सीखा, हालांकि ये दासों के लिए मना था। शिक्षा ने उसे आज़ादी की राह दिखाई। 1838 में गुलामी से भागकर उत्तर की ओर पहुंचे। बाद में वे अमेरिका के सबसे बड़े वक्ता और लेखक बने। उनकी आत्मकथा नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान गुलामी और आज़ादी के बीच का पुल है।
उन्होंने महिलाओं के अधिकार और नागरिक अधिकार दोनों आंदोलनों में भाग लिया। हैरियट टबमैन, मूसा। जन्म 1822, मैरीलैंड में गुलामी में। बचपन से ही अत्याचार झेले। एक बार सिर पर चोट लगी जिससे जीवन भर परेशानी रही, लेकिन उनकी आत्मा अडिग रही। 1849 में उन्होंने गुलामी से भागकर आज़ादी पाई, लेकिन खुद की आज़ादी ही उनका लक्ष्य नहीं था। वो बार बार लौटकर औरों को भी आज़ाद कराती रहीं। अंडरग्राउंड रेलरोड की सबसे बहादुर नेताओं में से एक बनी। उन्होंने करीब 70 गुलामों को सुरक्षित आज़ादी दिलाई और सैकड़ों को रास्ता दिखाया। अमेरिकी गृहयुद्ध में उन्होंने यूनियन आर्मी के लिए जासूस और गाइड का काम किया। लोग उन्हें मोज़ेस कहते थे, अपने लोगों की आज़ादी के लिए मार्गदर्शक। सोजर्नर ट्रुथ, सत्य की आवाज़। जन्म 1797, न्यूयॉर्क में गुलामी में। 1826 में अपनी छोटी बेटी के साथ गुलामी से भाग निकली। बाद में नाम रखा सोजर्नर ट्रुथ, यानी सत्य की यात्री। उन्होंने दास प्रथा के खिलाफ और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उनका प्रसिद्ध भाषण एंट आई अ वुमन अमेरिकी इतिहास का हिस्सा बन गया। उसमें उन्होंने कहा था, मैं खेतों में काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें गुलामी में बेचते देखती हूँ, और फिर भी लोग कहते हैं कि मैं औरत नहीं हूँ। क्या मैं औरत नहीं हूँ? उनकी आवाज़ ने नस्ल और लिंग दोनों की बराबरी की लड़ाई को नया आयाम दिया। नट टर्नर, विद्रोह की ज्वाला। जन्म 1800, वर्जीनिया में। गहरी धार्मिक आस्था और विजन रखने वाले। 1831 में उन्होंने सबसे बड़ा गुलाम विद्रोह संगठित किया। 60 से ज्यादा गोरे लोग मारे गए और दास प्रथा के समर्थकों में डर फैल गया। विद्रोह कुचल दिया गया। नट टर्नर को फांसी दी गई, लेकिन उनका विद्रोह आज भी गुलामी के खिलाफ साहस का प्रतीक है। हैरियट बीचर स्टो, शब्दों से क्रांति। वे स्वयं गुलाम नहीं थी, लेकिन उनकी कलम ने क्रांति पैदा की। 1852 में उन्होंने उपन्यास अंकल टॉम्स कैबिन लिखा। इस किताब ने दास प्रथा की क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर किया। अब्राहम लिंकन ने उनसे कहा था, तो आप ही वो छोटी महिला हैं जिसने ये बड़ा युद्ध शुरू कर दिया। उनकी किताब ने जनता की सोच बदल दी और दास प्रथा विरोधी आंदोलन को ताकत दी। अन्य प्रेरक हस्तियां। W.E.B. डू बॉयज, पहले अफ्रीकी अमेरिकी जिन्होंने हार्वर्ड से PhD की और नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता बने। बुकर टी वॉशिंगटन, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के जरिए काले समुदाय को आगे बढ़ाने की राह दिखाई। ईडा बी वेल्स, पत्रकार और कार्यकर्ता जिन्होंने भीड़ द्वारा की जाने वाली फांसी, लिंचिंग के खिलाफ पूरी जिंदगी संघर्ष किया। सामूहिक प्रेरणा, ये सभी कहानियां हमें ये बताती हैं कि गुलामी की जंजीरें सिर्फ शरीर को कैद कर सकती थीं, आत्मा को नहीं। कुछ ने विद्रोह से, कुछ ने शब्दों से, कुछ ने शिक्षा से और कुछ ने अपने जीवन की कुर्बानी से साबित किया कि इंसान की आत्मा हमेशा आज़ादी की ओर उड़ान भरती है। फ्रेडरिक डगलस ने शिक्षा से, हैरियट टबमैन ने साहस से, सोजर्नर ट्रुथ ने आवाज़ से और नट टर्नर ने विद्रोह से, हर किसी ने आज़ादी की लड़ाई को नई ताकत दी। ये नायक हमें याद दिलाते हैं कि अन्याय कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसानियत और साहस उससे बड़ा होता है। भाग 10, निष्कर्ष। हमने दास प्रथा की लंबी और पीड़ादायक यात्रा देखी। अफ्रीका से शुरू होकर ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार, बागानों का जीवन, विद्रोह, गृह युद्ध, आज़ादी और उसके बाद की चुनौतियाँ। हमने ये भी जाना कि दास प्रथा की विरासत आज भी समाज में जीवित है। अब सवाल ये है, इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? सबक 1, इंसान को वस्तु ना समझना। दास प्रथा ने इंसान को माल और संपत्ति बना दिया था। जब इंसान को उसकी आत्मा और गरिमा से अलग कर केवल श्रम की मशीन बना दिया जाता है, तो सभ्यता की आत्मा मरने लगती है। सबसे बड़ा सबक यही है, कोई भी इंसान कभी दूसरे का मालिक नहीं हो सकता। सबक 2, आज़ादी सिर्फ जंजीरों से नहीं मिलती। दास प्रथा खत्म करने के बाद भी असमानता और भेदभाव जिंदा रहे। असली आज़ादी तभी मिलती है जब बराबरी, सम्मान और अवसर हर इंसान को मिले। कानून बदलना पहला कदम है,
समाज और सोच बदलना उससे भी बड़ा कदम है। सबक 3, शिक्षा और जागरूकता की ताकत। फ्रेडरिक डगलस ने कहा था, ज्ञान आज़ादी की कुंजी है। दास प्रथा का सबसे बड़ा हथियार था अज्ञानता, और सबसे बड़ी क्रांति थी शिक्षा, जिसने जंजीरों को तोड़ने की ताकत दी। आज भी अन्याय और भेदभाव को मिटाने का रास्ता शिक्षा और जागरूकता से ही गुजरता है। सबक 4, साहस और प्रतिरोध जरूरी है। हैरियट टबमैन, सोजर्नर ट्रुथ और नट टर्नर जैसे नायकों ने दिखाया कि साहस ही बदलाव की जड़ है। अन्याय से समझौता करना आसान है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कठिन। फिर भी इतिहास हमें बताता है, जो लोग डटे रहते हैं वही दुनिया बदलते हैं। सबक 5, विरासत को समझना और उससे सीखना। दास प्रथा की विरासत आज भी अमेरिका में असमानता और नस्लवाद के रूप में दिखती है, लेकिन ये इतिहास केवल पीड़ा नहीं है, ये संघर्ष और आशा का इतिहास भी है। अगर हम इस इतिहास को भूल जाएंगे तो वही गलतियां दोहराएंगे। आधुनिक प्रासंगिकता। आज दास प्रथा नहीं है, लेकिन मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और नस्लीय भेदभाव अब भी दुनिया में मौजूद है। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन इसी इतिहास की गूंज है। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जाति, नस्ल, रंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव आज भी जारी है। दास प्रथा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इंसानियत की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये जारी है। भविष्य की राह। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां किसी इंसान को उसकी त्वचा, जाति, धर्म या लिंग के कारण नीचा ना समझा जाए। हमें वो दुनिया बनानी है जहां इंसान की पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से हो, न कि उसके जन्म से। यही दास प्रथा की कहानी का अंतिम सबक है कि इंसान की आत्मा अमर है और वो हमेशा आज़ादी की ओर उड़ान भरती है। अमेरिका की दास प्रथा मानव इतिहास का एक अंधेरा अध्याय था, लेकिन उस अंधेरे में भी इंसानियत के दीपक जले। संघर्ष, साहस और उम्मीद के दीपक। यही दीपक हमें राह दिखाते हैं। आज जब हम इस ऑडियो बुक का अंत कर रहे हैं, तो ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। एक नई सोच, एक नए संकल्प की शुरुआत। हम सब मिलकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को फिर कभी जंजीरों में न जकड़ा जाए। न गुलामी की जंजीर, न भेदभाव की, न अन्याय की। आखिरकार आज़ादी केवल एक अधिकार नहीं, ये हर इंसान की जन्मसिद्ध धरोहर है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की दास प्रथा की दर्दनाक दास्तान। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी और इंसानियत कितनी अनमोल है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इतिहास से सबक लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां किसी भी रूप में अन्याय और भेदभाव का शिकार ना हों। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।